जनरल वीके सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल साहब, हमें मौके मिलते हैं आपसे बातचीत करने का, लेकिन उससे ज़्यादा मौके मिलते हैं आपका काम देखने का, मोदी सरकार का काम देखने का। मुझे पता है आप ऐसा पसंद करते हैं कि बोलूं कम और दिखे ज़्यादा। क्रिकेटर की बात करते हैं कि बल्ले से ज़्यादा बोलना चाहिए और मुंह से नहीं। तो एक चीज़ पे तो सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी समझ रहे हैं, हमने मोदी वेव की बारे में सुना, मोदी सुनामी के बारे में सुना, सबका साथ सबका विकास, फिर आया मोदी है तो मुमकिन है। आजकल मोदी की गारंटी का नारा चल रहा है। ये क्या है मोदी की गारंटी? देखिए, मोदी गारंटी आज की नहीं है। मोदी गारंटी तब से है जब से कि मोदी जी ने सरकार संभाली है, और इसके अंदर कुछ चीज़ें बोली गई, कुछ चीज़ें शायद बाद में बोली गई, और अब इकट्ठा करके हम उनको मोदी गारंटी के नाम से बोलते हैं। मोदी गारंटी क्या है? मोदी जी ने जब सरकार पकड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार युवाओं की है, महिलाओं की है, दलितों की है, वंचितों की है और शोषितों की है। ये सारी उनकी गारंटी थी कि मैं इनके लिए काम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि भारत के अंदर ये वर्ग पनपे, इनके लिए कुछ काम हो और ये देश के अग्रणी बनने के अंदर सहायक सिद्ध हो। तो इसके अंदर अगर आप देखते हैं, आप चाहे गरीब कल्याण योजना ले लीजिए, चाहे जो कोविड के दौरान जो कुछ हुआ वो ले लीजिए, और 130 के करीब जो योजना है जो सिर्फ इस वर्ग के लिए है, ताकि इस वर्ग को उठाया जा सके, उभारा जा सके। और जो हम कहते हैं कि गरीबी हटाने का और उसको ठीक करने का जो एक रास्ता है वो यहीं से निकलता है। तो मोदी गारंटी वो है जो देश को आगे लेकर जाएगी। मोदी गारंटी वो है जो देश के अंदर गरीबों का कल्याण करेगी। मोदी गारंटी वो है जो इस चीज़ का भरोसा दिलाएगी दुनिया को कि भारत हर चीज़ को बनाने के अंदर काबिल है। ये सब मोदी गारंटी। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एक और गारंटी जो कि 2014 के अंदर मोदी जी ने दी थी, अगर विश्व के अंदर कहीं भी कोई भारतीय फंस जाए तो इस सरकार उसको निकाल कर लाएगी। और आप 2014 से देखते जाइए, इस गारंटी के ऊपर वो हमेशा सटीक रहे। कहीं भी, चाहे यमन हो, चाहे साउथ सूडान हो, चाहे सूडान हो, चाहे इराक के अंदर से कुछ करने के लिए लाना पड़े, चाहे आप उसको ले जाइए यूक्रेन के अंदर ले जाइए, कहीं भी अगर भारतीय, अब कोविड के दौरान भारतीयों की बात देखिए, कितनी उस समय वंदे भारत फ्लाइट चलाई गई ताकि जो लोग यहाँ पर फंसे थे वो वापस जा सकें, जो वहाँ पर फंसे थे इधर आ सकें। ये मोदी गारंटी थी। इसी तरीके से हर चीज़ जो मैंने आपको बोली वो मोदी गारंटी। तो मैं बस कुछ दिन पहले ही ले जाऊंगा, पूरा देश इट वाज रिविटेड एज अ कंट्री। 40 लोग फंसे हुए थे एक सुरंग में उत्तरकाशी में। किस्मत थी कि थ्रू अ पाइप वी वर एबल टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन थ्रू वाटर पंप के जिंदा है। इतना नाजुक मामला था, सो डिफिकल्ट। इसमें गारंटी लेना मुश्किल होता है क्योंकि इट इज सो डिफिकल्ट बिकॉज इज द लॉ ऑफ नेचर। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन आप थे वहाँ पर, ये आप प्लीज़ हमें बताइए वो रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे गया, और इसमें क्या सोच, गारंटी क्या सोच थी इसमें कि नहीं सबको निकालना है? जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपको शायद लगता है कि मोदी गारंटी मुश्किल है, लेकिन ये गारंटी है जो प्रेरणा देती है। चाहे जब हम पहली बार गए थे 2015 में ऑपरेशन राहत के नीचे, लड़ाई चल रही थी यमन में, 6 ग्रुप थे, कौन किससे लड़ रहा पता नहीं, सब चीज़ ठप थी, ना टेलीकम्युनिकेशन ठीक था, ना वहाँ से आप गाड़ियों का कोई बंदोबस्त हो सकता था, कौन किसके ऊपर गोली चला दे पता नहीं,
एयरपोर्ट के ऊपर रोज हवाई हमले होते थे, ऐसे उसके अंदर निकालना, क्योंकि एक प्रण था कि हमने भारतवासियों को निकालना। अब जो भी जाएगा वो उस प्रण पे पूरा उतरने के लिए काम करता है। अब अगर हम सिलक्यारा की बात लें, जैसे हम लोगों को पता चला कि टनल का एक हिस्सा डिस्टर्ब हो गया है, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। इस टनल को जब बना रहे थे तो एक हिस्सा उसका सेंसिटिव था, उस सेंसिटिव हिस्से के दूसरी तरफ पूरा पक्का कर लिया गया था, इस तरफ से भी कुछ हिस्सा पक्का कर लिया था, ये इस हिस्से को छोड़ा हुआ था और ये तकरीबन 3.5-4 साल तक छोड़ा हुआ था। इस पे सेंसर्स लगाए हुए थे। 3.5-4 साल कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। अब जब 3.5-4 साल कुछ नहीं हुआ तो सोचा गया अब इसको पक्का कर देते हैं। जैसे ही उसकी क्लीनिंग शुरू की वो पूरा का पूरा गिरने लगा। और पहला जो काम होता है ऐसे काम के अंदर वो किया जाता है कि आप मलबे को निकालें ताकि अपने लोग निकल सकें। जितना जैसे उस मलबे को छेड़ा गया और पूरा का पूरा एक चिमनी की तरह बन गया वहां पर, और हमारे लोग फंस गए। इनिशियल जो हमारा प्रयास था सफल नहीं हुआ। कई प्रयास किए, हर प्रयास के बाद बाधा आती गई, लेकिन एक चीज मन के अंदर थी, हम इनको निकाल लेंगे, और सिर्फ उसी चीज को लेकर हम चले। अलग अलग एजेंसी बुलाई गई, अलग अलग तरीके सोचे गए, हर तरीके से। और सबसे बड़ी चीज थी कि इन 41 लोगों को दिलासा कैसे दें। दोनों तरफ से रास्ता बंद है, वो फंसे हुए हैं। हमारे लिए ये कहिए कि एक चीज अच्छी ये थी कि ये जो इलाका जहां पर वो फंसे हुए थे, तकरीबन यहां पर 1.5-2 किलोमीटर की जगह थी। ये टनल जहां पे पक्की हो रखी थी 16 फुट ऊंची थी, तकरीबन 30-32 फुट चौड़ी थी, जगह बहुत थी। हमारी बिजली ठीक थी, हमारा पानी जो जा रहा था वो भी ठीक था। तो दो बड़ी समस्याएं हमारे लिए इनिशियल फेज के अंदर जो थी, उनको जहां पे कुछ खराबी थी उसको ठीक किया गया। और उसके बाद एक जो हमारा इमरजेंसी एक पाइप था उसको इस्तेमाल किया गया उनके कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि कोई भी आदमी जब फंस जाता है तो उसको एक सहारा चाहिए। और मुझे याद है जब मैंने उस पाइप के द्वारा उनसे बात की, मैंने कहा मैं जनरल वीके सिंह बोल रहा हूँ और मैं आपको एक ही चीज का भरोसा दिलाता हूँ कि आप सबको बचा के निकालेंगे। और जो उधर से एक रिस्पांस आया कि जी आप आ गए हैं तो हमें पता, हम निकल जाएंगे। और उसके बाद देर लगी, क्योंकि कई चीजें ऐसी थी जिसके बारे में हम सोचते थे कि ये चल पड़ा है तो कुछ घंटे में हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनके जो आपके सब प्लानों के बाद भी वो चीज अलग निकल आती थी। नीचे बहुत क्या है कि जब टनल आप बनाते हैं तो उसमें मेटल बहुत लगता है। अब ग्राउटिंग करते हैं ताकि लैटिस जो है वो ठीक रहे, लैटिस गर्डर्स लगते हैं ताकि वो वेट ले सके। अब ये सारा का सारा जब चीज़ नीचे गिरती है और हम जहाँ से निकलने की कोशिश करें तो ऊंची थी, तो लॉजिकली सब कुछ ठीक था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो गर्डर भी तिरछाओं के ऊपर आ जाएगा, आपके ऑगर के अंदर फंस जाएगा। और 1750 हॉर्स पावर की मशीन थी, वो गर्डर उसके चारों तरफ लिपट गया इतना, यानी कि उसको फिर निकालना, पाइप को काटना टाइम कंज्यूमिंग था। और जैसे जैसे टाइम चल रहा था वो हमारे लिए एक कंसर्न थी, इसलिए एक दूसरा पाइप खाने के लिए डाला गया। और उसके बाद हमने एक फैसला लिया कि हमारे जो आदमी हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अबंडन हो गए। हमने उनके लिए 10 दिन का खाना इकट्ठा किया हो। फिर आपने फोन लाइन भी डाली। सो जनरल सर, आई हैव टू आस्क यू दिस, आई नो you're a person who spent his entire life in uniform. You are in politics now, you fight elections, you will be fighting elections, so I know you are reluctantly into it.
But for a person who sees perhaps not as much of the gray as politics as many seasoned politicians do, there is a pro and con. If things go well, then you can say Modi ki guarantee. If things go bad, you're also the man standing there, having to face the anger and the wrath. So, is the politics relevant? Is it playing in your mind how the public perception of this will go? See, when you have been in the army for 42 years, तब आप एक चीज सोचकर चलते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क हैज टू बी टेकन. आप कैलकुलेटेड रिस्क का क्या मतलब है? आपने सब कुछ एनालाइज किया, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, आपने वो भी एनालाइज कर लिया, और उसके बाद जब आप चलते हैं तो आप ये सोचकर चलते हैं कि सक्सेस के चांस हैं मेरे लिए, और इसलिए मैं वहां पे रुका रहा. क्योंकि कई बार होता है कि आपने छोड़ दी जगह, आपको नहीं पता कि हो क्या रहा है, कौन सी चीज चल रही है. हमने ऊपर से ड्रिलिंग शुरू की, वो रॉक के ऊपर आ गए 30 मीटर के बाद. अब उस रॉक के ऊपर अगर आप पूरे प्रेशर से ड्रिलिंग करेंगे, वाइब्रेशन होंगी तो और मलबा गिरेगा, जो हम पाइप डाल रहे हैं उसके लिए और दिक्कत आएगी. सारी चीजें अगर मॉनिटर नहीं होंगी ठीक रियल टाइम में तो गड़बड़ होगी. But General, that's my question to you. We talk about surgical strike, we talk about Balakot, right? It's very easy to talk about it because in retrospect there were successful operations. There's a risk being taken, and a risk. Now you as a politician understand there's a political capital risk. What if it had gone wrong? What if somebody had lost their lives? There was a lot of risk in any of the operations you've conducted, whether it be in South Sudan, in Yemen, in Ukraine. If something had got wrong, if some convoy had got stuck in crossfire, you would have been held to account. Generally, politicians like to steer clear because there are so many unknowns. Why do you want to jump into them? Why do you accept them, and what kind of mentality change is that? I think आपका दिमाग की वायरिंग जो है ना वो फौजी है. That is the problem. That is the problem. रिस्क एवर्स होने से कभी काम नहीं होगा जिंदगी में. अगर आप रिस्क एवर्स हैं तो आप गाड़ी में बैठने से पहले सोचेंगे भाई कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मैं गाड़ी में क्यों जाऊं. रिस्क तो सभी जगह है ना. तो रिस्क एवर्स होने से जिंदगी नहीं चलती. और ऐसे मौके पर जब हम इस चीज पर चले हैं, और आप देखिए इसके अंदर प्रधानमंत्री सुबह शाम अपनी व्यस्तता के बावजूद मॉनिटर कर रहे थे. उनकी एक टीम वहां पर थी ताकि हम लोगों को जो कुछ चाहिए वो हमें टाइम पर मिल सके. जितने हमने ऑप्शंस चलाए थे वो इसीलिए चलाए थे, जो 4-5 जो ऑप्शंस थे हमारे, कि एक जगह अगर हम रुक भी गए तो दूसरा चलेगा. हमने आर्मी के सैपर्स भी बुलाए थे और वो तैयार थे अपनी तैयारी करके कि एक ऑप्शन उनको दिया था वो उसके ऊपर चल पड़ते. उम्मीद एक के ऊपर थी कि इसको सक्सेस अगर हम कर लेते हैं तो बाकी की शायद जरूरत ना पड़े. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस चीज के लिए बिल्कुल ही इससे अनभिज्ञ थे कि अगर ये रुक गया तो फिर क्या करेंगे. बाकी सब चीजें चल रही थी अपने तरीके से. कहीं पर स्लो थी, कहीं पर किसी चीज को रोका गया. जैसे टिहरी डैम प्रोजेक्ट वाले जो हैं माइक्रो टनल बना रहे थे, वो उनको ब्लास्टिंग करनी पड़ती है. शुरू के अंदर सब ठीक था, बाद में उसकी वाइब्रेशंस का इफेक्ट होने लगा, उसको बंद कराना पड़ा. हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए ओएनजीसी और आरवीएनएल अलग अलग तैयार थे. सब तरीके की चीजें की गई. ये नहीं था कि हमने जस्ट छोड़ दिया कि भाई हमने पाइप डाल रहे हैं उसी के ऊपर चलेंगे. वो हमारे यहाँ कहते हैं कि यू हैव टू रीइंफोर्स सक्सेस बट नॉट रीइंफोर्स फेलियर. यू डोंट हैव टू बैंग योर हेड अगेंस्ट अ वॉल. Point well made. So let me put that into different context. मैं आप अभी हाल ही में कुछ ही दिन हुए हैं, आर्टिकल 370 की फाइनली रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट में. नाउ द मैटर इज 4 years old. Now in my entire life and career, sir, and I'm sure in yours also, we've been talking about 47 में ये हुआ, 48 में ये हुआ, फिर महाराजा हरि सिंह ने ये किया, माउंट बैटन और नेहरू, फिर लियाकत, और फिर ये इन्वेजन, फिर 52 अग्रीमेंट, 54 ऑर्डिनेंस, ये
Can we now lay these matters to rest? That this is done and we have to look at Kashmir going ahead. Do you think this is drawing a line? एब्सोल्युटली। देखिए, मैं कई बार जब लोग बात करते हैं मैं उनको यही कहता हूँ, कश्मीर से एक पुराना रिश्ता है क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी में थे और 61, 62 वो कश्मीर में थे। मैं स्कूल से छुट्टी जाता था तो उनके पास जाता था। उस टाइम अगर आप श्रीनगर में जाएं तो लोग बात कहते थे इंडिया से आए हो, और मैं सोचता था ये क्यों कहते हैं कि भाई इंडिया से आए हो, ये तो इंडिया ही है। 370 सबसे बड़ी हर्डल थी ये सोचने में कि क्या आप भारतीय हैं या आप कोई और देश हैं, और इसका जाना लाजमी था। दुख की बात यह है कि इसको इतने साल लगे। दुख की बात, मेरे ख्याल से तो ये शुरू के अंदर आपके पास ऐसे हालात थे जबकि आप इसको हटा सकते थे, चीजें ठीक हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी ने, जो आपने कहा ना रिस्क, उनका पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं हमारी गद्दी चली जाएगी, पता नहीं क्या होगा, रिस्क नहीं लिया। अब 2014 के पास आपके पास ऐसा नेतृत्व आया मोदी जी के अंदर, उन्होंने कहा कि जो देश के लिए ठीक है वो सबके लिए ठीक है, और जब तक ये हटेगा नहीं तब तक एक दरार रहेगी। ये दरार बंद करनी जरूरी थी और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। मैं तो कहता हूं कि जो लोग इसको कोर्ट में लेकर गए वो अपने मतलब से लेकर गए। शायद अगर उनका मन टटोला जाए और उसका उसमें से स्वार्थ नाम की चीज निकाल दी जाए तो वो भी इससे एग्री करेंगे कि दिस वाज द राइट स्टेप। Okay, General, I know we have limited time. I have to ask you about General VK Singh, the constituency leader, member of parliament in out of Ghaziabad. How's that journey been, sir, in dealing with local development issues and in representing people in parliament? देखिए, मैं जब गाजियाबाद गया था, गाजियाबाद का नाम जिला गाजियाबाद से पहचाना जाता था, वो जो फिल्म बनी थी, और गाजियाबाद वैसा ही था। मैं कहना चाहूँगा कि वैसा ही था गाजियाबाद। मुझे याद है 14 के अंदर कहीं पर हम मीटिंग कर रहे थे, 100 गज दूर किसी ने एक व्यापारी को गोली मार दी। बहुत कॉमन घटना थी, कुछ यानी कि किसी के कान पे जूं तक भी नहीं रही थी। तो एक मन के अंदर विचार था कि मैंने गाजियाबाद को एक रहने लायक जगह बनाना है, गाजियाबाद और पूरा संसदीय क्षेत्र, और सिर्फ एक ही एम के साथ कि कैसे इसको किया जाए, कामों के ऊपर जुटे। एक शुरू में लोगों की एक दिक्कत थी नेशनल हाईवे 24 जी, इसका चौड़ीकरण करा दीजिए। हम बड़े परेशान थे क्योंकि उन दिनों में गाजियाबाद से दिल्ली आने में अगर आप 3 घंटे से पहले पहुंच जाएं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। उसके ऊपर काम शुरू हुआ। आज 14 लेन यूपी गेट तक है, 16 लेन उसके बाद है। Yeah, it's a highway next to a highway next to a highway. Yeah, it's अभी एक देहरादून के लिए एक्सप्रेस वे बन रहा है, अक्षरधाम से आप निकलेंगे, एलिवेटेड पोर्शन है जो लोनी में से होता हुआ आपको 2 घंटे में देहरादून पहुंचा देगा। वी आर वेल कनेक्टेड। एक इसी तरह से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर एक और बन रहा ताकि और उत्तर प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी बढ़े। रैपिडेक्स जो कि पहले उनका कुछ और आइडिया था, जब उनको समझाया गया कि सबसे उपयुक्त जगह बनाने के लिए पहले फेज में दिल्ली से मेरठ है, तो गाजियाबाद भी उसमें आ गया। आज गाजियाबाद के हिस्से का लोकार्पण हो चुका है और अब जो है उनका सर्वे चल रहा है और उस पर जल्दी काम शुरू होगा कि वो गाजियाबाद से जेवर को कनेक्ट करेंगे एयरपोर्ट को, ताकि जेवर पे आने वाला यात्री और खासकर वेस्टर्न यूपी का इसका फायदा उठाकर मेरठ तक आ सके आराम के साथ। दिल्ली जाना, दिल्ली भी चला जाएगा बिना किसी दिक्कत के। So you have enjoyed it. You definitely, I'm sure, travel on the highway feeling good about it over the past 10 years. Not only that, but बहुत सारी चीजें थी। आज मैं तो ये कहूँगा कि मैं शहर की बात नहीं कर रहा, मैं तो गाँवों की भी बात करता हूँ। गाँव के अंदर रोड्स खराब थी, हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना का फायदा उठाया। आज कनेक्टिविटी पूरे क्षेत्र के अंदर अच्छी है।
कई रोड्स हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है, जिनके जो पुरानी PMGSY रोड थी जिनमें खड्डे हो गए हैं और कुछ अब नई स्कीम आई है उसके थ्रू उसको ठीक करा रहे हैं। एक ही कोशिश है कि, और खासकर हमारे बहुत से बंधु लोग जो पत्रकार हैं और जो मीडिया में हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, उनको लगे कि दिल्ली से अच्छी जगह गाजियाबाद। Okay. On that note, General VK Singh, always a pleasure to interact with you and wishing you all the very best for the immediate future, for the immediate political future and in your continued service to the country. So thank you very much. Let's have a big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you very much.